नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। इंटरनेशनल खबरें हों या देश में होने वाली घटनाएं, उन पर बातचीत करके कुछ गहराई से मालूमात हमें इस प्रोग्राम में मिलती है। और इस वक्त जो हम इजराइल फिलिस्तीन जंग कवर कर रहे हैं वो तो आप मुसलसल पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन भारत में होने वाले इलेक्शंस पर भी नजर रखना बहुत ही जरूरी है। इस वक्त लोकसभा के 7 में से 4 मरहले हो चुके हैं मतदान के, वोटिंग के, और अब कुछ ऐसा लग रहा है कि तकरीबन मुल्क की किस्मत का फैसला हो चुका है, या यूं कहिए कि मोदी जी की किस्मत का भी फैसला हो चुका है। अब घबराहट है, कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी कहते हैं कि मैं अगर हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मेरा सियासी कैरियर खत्म हो जाएगा, या वो शायद संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो झोला उठाने वाली बात है उसमें अभी जरा शायद टाइम लग सकता है। कुछ लोगों ने, जो अब से पहले हमने कुछ मेहमानों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये 7 अलग अलग स्टेजेस में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इनका तौर तरीका भी बदलता जाएगा, और रोएंगे, माफी मांगेंगे, क्या क्या करेंगे, और आखिर में झोला उठा करके भाग जाएंगे। क्या वाकया ऐसा होने वाला है? मेरे साथ आज खास मेहमान है, जाने माने साइंसदान गौहर रजा साहब, जो उर्दू के शायर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है बहुत ही तारीखी, जिसमें जंग आज़ादी और इनकलाब शामिल है, उसके प्रोड्यूसर हैं। और बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं। एक लंबा कैरियर, समाज के बीच में रहते हुए नफ्स को पहचानना और अपनी बात बहुत ही बेबाक अंदाज में करना। गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये शुक्रिया, आपने फिर से बुलाया मुझे। आप ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है, वो जो एक तरफ तो मोदी के चाहने वाले हैं, जो हर हाल में कहा जाए तो शायद वो बहुत बुरी बात नहीं होगी कि गोबर खा के और पेशाब पी करके भी उन्हीं के साथ हैं। लेकिन कुछ दूसरे लोग हैं जो ये दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह से जान छूट जाए इस हुकूमत से। अभी आपको कहाँ क्या हाल लगता है मुल्क का? आप मुख्तलिफ जगहों पे जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं लोगों से, आपका क्या अंदाजा है इस वक्त? काज़मी साहब, इसमें 2 बातें पहले कह दूं मैं। एक बात तो ये कि मैं कई चैनल्स पर ये बात कहता रहा हूं कि अगर हम नजर डालें इलेक्शंस के ऊपर तो हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि 4 में से एक सिनेरियो कोई ना कोई हिंदुस्तान की जनता चूज करेगी, जिनमें एक शुरुआत में कहा गया था कि 400 सीटें पार। अगर 400 सीट पार हो रही है तो ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि बीजेपी की कुछ सीटें 50-60 सीटें घट जाएं। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि कांग्रेस की अगुवाई में कांग्रेस की ज्यादा सीटें हों और जो रीजनल पार्टीज उनके साथ हैं यानी इंडिया गठबंधन है, उसमें कांग्रेस एक स्ट्रांग पार्टी की तरह से सरकार बनाए। और चौथा ये सिनेरियो हो सकता है कि कांग्रेस बहुत वीक पार्टी की तरह से बाकी पार्टीज के साथ मिल करके एक गठबंधन की सरकार बनाए। मेरे ख्याल में और कोई सिनेरियो अभी उभरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हंग पार्लियामेंट नहीं होगी, मेरा ये अंदाजा है। 5वां सिनेरियो ये हो सकता है। लेकिन पहली पॉसिबिलिटी यानी 400 पार, वो अब सबको दिखाई दे रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 के करीब पहुंच गई है। अगर मैं एक साइंटिस्ट की हैसियत से बात करूं तो प्रोबेबिलिटीज में हम लोग खेलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि किसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो तो नहीं है। दूसरे की प्रोबेबिलिटी उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा है बनिस्बत पहले वाले के। यानी बीजेपी आए, सबसे बड़ी पार्टी हो, प्रेसिडेंट उनको बुलाएं बनाने के लिए, और वो 50-60 सीटें जो कम पड़ रही हैं उसमें कुछ लोगों को तोड़ करके जोड़ करके और एक सरकार बना लें। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि मोदी और शाह चले जाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार है जिसको बीजेपी चला रही है वो अब बीजेपी 2014 की बीजेपी नहीं है, जिसके सर के ऊपर एक आरएसएस का डंडा हुआ करता था
और आरएसएस ने जो कह दिया हाई कमांड ने, वहां से आ जाता था डिक्टाट, और सब मान लेते थे। और उसमें हमको मालूम है कि किस तरह से अडवाणी, कालराज मिश्रा वगैरह को बर्फ से लगाने का फैसला लिया गया, और वो चुप रहे, वो आज तक चुप हैं। ये जो अब बीजेपी है, ये वो वाली बीजेपी नहीं है। ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमको। यानी ये जी बीजेपी बदल चुकी है, और यहाँ तलवारें खिंच जाएंगी फौरन ही, जैसे ही इनका कद थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। अगर 50-60 सीटें घटती हैं, तो इनका 56 इंच का सीना जो है, वो भी 50 उसमें से चला जाएगा, वो 6 ही इंच का सीना बचेगा। तो तब घमासान होगा। और खुद बीजेपी के अंदर जो लोग, जिन्हें हार तक पहनने नहीं दिया गया स्टेज के ऊपर, बेइज्जती की गई, हाथ पकड़ के एक तरफ धक्का दे दिया गया स्टेज के ऊपर, वो सारे लोग भी इन दलों को जो सपोर्ट में लिए जाएंगे, उनको ये हुश करेंगे कि भाई तुम भी खत्म हो जाओगे, हम भी खत्म हो जाएंगे, अगर ये दोनों लोग, यानी एक तड़ीपार और एक मोदी जो हैं, ये दोनों अगर मौजूद रहेंगे, तो ना हमारी औकात रहेगी ना तुम्हारी औकात रहेगी। तो तुम इस पे एग्री मत करना हरगिज भी। ये अंदर से होगा बीजेपी के, जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। जहां तक तीसरे वाले का सवाल है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी की तरह से उभर करके आती है, और रीजनल पार्टीज उसके साथ खड़ी होकर के सरकार बनाती हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो कांग्रेस के ऊपर ये एक प्रेशर होगा कि बदला लो। यानी बदला उस तरह से लो जिस तरह से इन्होंने कानून को तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है वो प्लस कांग्रेस इतने स्ट्रांग है, तो वो वापस लाने की कोशिश करेंगे जिस तरह के डेमोक्रेसी हमारी पहले थी, उसको वापस लाने की। बदला नहीं, लेकिन जाहिर है कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह करके एक्शन लिए जाने हैं, वो जरूर लिए जाएंगे इनके खिलाफ। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की जो सीमाएं इन्होंने तोड़ी हैं इस बीच में, उन सीमाओं को मजबूत किया जाएगा अगर तीसरा वाला सिनेरियो बनता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का राज दोबारा इस्टेब्लिश करना होगा, जो बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने जो सीमाएं तोड़ी हैं और पार्टीज को ये दिखा दिया है कि ईडी को इस्तेमाल कर लो, सीबीआई को इस्तेमाल करो लो, बिल्कुल अपने नौकरों की तरह से इस्तेमाल करो इनको, जिसको चाहे जेल में डाल दो, जिसको चाहे जेल से बाहर निकाल दो, जब चाहे पैसे जिससे ऐंठ लो। ये जो है कल्चर जो पैदा किया है, इसको रिवर्स करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर रीजनल पार्टीज ज्यादा तादाद में आती हैं, तो फिर ये बदले की भावना बहुत होगी, और वो पूरी तरह से बदला लेना चाहेंगी इनकी, क्योंकि इन्होंने रीजनल पार्टीज के साथ बहुत तोड़-फोड़ की है। रीजनल पार्टीज को धमकियां बहुत दी हैं इन्होंने, रीजनल पार्टीज के लोगों को खरीदा बहुत है इन्होंने, तो वहां पर कड़वाहट कहीं ज्यादा है इनके खिलाफ। और इसलिए एक ऐसी सरकार बनेगी जो शुरुआत में बदला लेने की भावना से बनेगी, और इनको सबक सिखाने की भावना से बनेगी, जो शायद मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। हमें इस कल्चर से वापस निकलना होगा। हमें मजबूत करना होगा उन एजेंसीज को, जिन एजेंसीज को इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट काम करना चाहिए। ये कहने के बाद मैं समझता हूं कि अगर मेरी समझ में ये 4 सिनेरियो आ रहे हैं, तो फिर बीजेपी की और मोदी की समझ में भी ये 4 सिनेरियोज जरूर आ रहे होंगे, और उनके स्ट्रेटेजिस्ट की समझ में भी जरूर आ रहे होंगे। हुआ क्या है इस बीच में कि उन्होंने तैयारी नहीं की थी। उन्हें यकीन था कि मोदी की इमेज अभी भी बहुत ऊंची है, टॉल है, और हर जगह सेल्फी खींची जाती है, मंदिर उनके फेवर में काम करेगा। तो 3 महीने पहले तक उनका एक कॉन्फिडेंस का लेवल था कि हम तो वापस आने जा रहे हैं, हमें कोई नहीं हिला सकता। लेकिन जैसे-जैसे इलेक्शन की डेट करीब आती गई, डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद पहला चरण हुआ, उसके बाद जो माहौल में बदलाव आया है, वो बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। यानी हिंदुस्तान का जो मेजॉरिटी वोटर था, वो खामोश था।
और उसकी खामोशी टूटना शुरू हो गई एकदम से। अब ये जो खामोशी टूटी है, उससे ये बहुत परेशान है। यानी इनको अंदाजा है काज़मी साहब कि 4 या 5 तरह के वोटर अब हमारे मुल्क में हैं। एक तो वो वोटर हैं जिनके बारे में आपने कहा कि गौमूत्र पी के और गोबर खा के भी इनके साथ खड़े रहेंगे, वो खड़े ही हैं। लेकिन ये आरएसएस के 2 धड़ों में बँट गए हैं। एक वो हैं जिनमें बहुत सारे जिनको लाभ मिला है, जिनको यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर बना दिया गया, जिनको नौकरियाँ दे दी गईं, जिनको मिनिस्ट्रीज़ में इल्लीगली बिठा दिया गया, जिनको ठेके दिए गए। तो आरएसएस के एक सेक्शन को मोदी और अमित शाह ने करप्ट कर दिया। अब ये जो करप्टेड सेक्शन है, ये इनके साथ है। लेकिन आरएसएस का एक सेक्शन जो जिसका ख्वाब था हिंदुत्व, जो पैदा ही उसको लेकर के हुआ था, शाखा में पला बढ़ा था, मुसलमानों से नफ़रत थी उसे, वो इन कॉम्प्रोमाइज़ेज़ से परेशान है। क्योंकि वो उसमें उसके अंदर वो फैसिस्ट होने के बावजूद उसके अंदर एक फैसिज़्म को लेकर के एक ईमानदारी थी। अब वो ईमानदारी जो है उसे ज़्यादा फैसिज़्म की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है, बजाए इसके कि रिश्वतखोरी करे वो, बजाए इसके कि वो लाभार्थी बन जाए, बजाए इसके कि उसको कोई सीट मिल जाए। वो ख्वाब लेकर के आया था तो वो भी इनसे परेशान है। ये 2 धड़ों में बँट गया है वो हिस्सा जो गोबर और गाय का पेशाब वाला हिस्सा है। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो बह गए थे 2014 में। उनको लगा था कि मुसलमानों को सबक सिखाने वाला एक आ गया। नफ़रत थी उनके दिल में। मुसलमानों को ये आएगा, सबक सिखाएगा और ये डेवलपमेंट करेगा। और डेवलपमेंट के नाम के ऊपर नौकरियाँ, 15 लाख ये वो दुनिया जहान के जो वादे थे, वो पूरी करने वाला एक हीरो आ गया है। तो वो हीरो वर्शिप में थे। उनका एक सेक्शन अभी भी हीरो वर्शिप में लगा हुआ है। उसका कोई ताल्लुक आरएसएस से नहीं था, उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक बीजेपी से नहीं था, लेकिन वो बह गया था। पर वो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि उससे गलती हुई। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन जो बह गया था गौहर रज़ा साहब, उस पर थोड़ा-सा हम और रुक कर के आएँगे। मैं एक आध जी, सवाल मैं यहीं तक कर लूँ। जी, आपने कई बातें काफ़ी अहम की। एक तो ये कि पहले सिनेरियो में 400 पार आए, उसके चांस अब नहीं रहे। यानी उसमें भी चांस मोदी और अमित शाह के ज़ाहिर है ख़त्म हो गए, अगर जब वो चांस ही नहीं रहे। उसके बाद वो कमज़ोर हालत में अगर आई, तब भी मोदी और शाह नहीं आएँगे। ये यानी इन दोनों सिनेरियो से मोदी और शाह को माइनस कर लिया जाए, तो आगे वाले तमाम सिनेरियोज़ में मोदी और शाह माइनस हैं। ये करेक्ट, एक ये नतीजा सामने आया। अभी कल किसी पत्रकार ने ये हिम्मत कर ली पूछने की अमित शाह से कि साहब, अगर आपका बहुमत नहीं आया, तो आपके पास क्या कोई प्लान बी है? तो उन्होंने कहा कि प्लान बी तब मनाया जाता है जब अपने प्लान के 60% से कम कामयाब होने के चांसेस हो जाएं, और अभी तक ऐसा नहीं है, इसलिए कोई प्लान बी नहीं है। अगर इन दोनों बातों को एक साथ मिलाकर के देखा जाए, नंबर एक, ये दोनों नहीं आ रहे किसी भी हालत में। नंबर दो, प्लान बी नहीं है अगर इनकी इसी बात पर यकीन किया जाए। आपको नहीं लगता कि बीजेपी के अंदर घमासान बहुत ज्यादा होगी उस हालत में? ये प्लान बी नहीं है, अचानक ये गिरेंगे जमीन पर। और उधर बहुत लोग हैं जो अभी अडवाणी ने राहुल गांधी की तारीफ की है साहब। ये बहुत ही एक दिलचस्प सिनेरियो है कि उनका एक सीनियर लीडर जो घर बिठा दिया गया है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसने राहुल गांधी में लीडरशिप की क्वालिटीज देखी, उनकी तारीफ की है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के अंदर क्या होगा उस हालत में? बीजेपी के अंदर कई लोगों ने तारीफ की है, सिर्फ अडवाणी ने ही नहीं की है। अडवाणी ने का तो
बड़ा स्टेचर है अपने अंदर बीजेपी में, और वो बड़े लीडर माने जाते थे और अभी भी माने जाते हैं। एक सेक्शन अभी भी उनसे बहुत मोहब्बत इसलिए करता है कि उन्होंने मस्जिद गिराई थी। तो खाली वो ही नहीं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। कुछ ने तो गलती में से मुंह से निकल गया, जो जो उन्होंने बदला है पब्लिक स्टेटमेंट देते हुए या स्पीच देते हुए, तारीफ निकल गई गलती से मुंह से। तो ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वो पार्टी नहीं है जो 2014 की पार्टी थी, जिसका मतलब ये है कि अंदर घमासान तो होगा ही। घमासान के अब चांसेस रोकना मुश्किल है, अगर 50 सीटें भी कम हो जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अमित शाह ने के पास प्लान बी नहीं है, ये मैं नहीं मानता, ये वो झूठ बोल। प्लान बी उन्होंने 2 जगह तो बताया ही है। एक कर्नाटका में बताया है प्लान बी, और दूसरा उन्होंने बिहार में बताया है। दोनों स्टेटमेंट बेहद खतरनाक है। उनके स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष आएगा तो राइट्स होंगे। इससे ज्यादा खतरनाक बयान मैं उसको भी नहीं समझता कि जब प्राइम मिनिस्टर ने मुसलमानों का नाम लेके कहा कि ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। इससे ज्यादा खतरनाक बयान ये है कि अगर तुम हमें नहीं चुनोगे तो हम राइट करवाएंगे। तो प्लान बी तो इनके पास है कि ये आसानी से छोड़ने वाले सत्ता नहीं है। ये देश में दंगे करवाने के केपेबल हैं और करवाने के लिए प्लान बी जो है इनका पॉसिबल है। मैं जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है समाज के अंदर इस वक्त जो बह गया था और अब उसको अफसोस हो रहा है अपने बह जाने के ऊपर। तो ये जो बहुत अफसोस वाला हिस्सा है जो बह गया था, वो खामोश तो है, डरा हुआ तो है, अभी भी बोल तो नहीं रहा उतनी दबंग आवाज में, लेकिन ये रैलीज में जा रहा है, ये खामोशी से आपस में बातचीत कर रहा है, ये कभी-कभी खुलेआम अगर आप बात कर रहे हैं सड़क पे खड़े होकर के, तो आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है, वगैरह-वगैरह। और एक सेक्शन वो है जो हम जैसे लोगों का था, जो हमेशा से ही खतरे की घंटी बजा रहे थे कि भई ये जब आएँगे तो फैशिस्ट हैं, ये वही करेंगे जो इन्होंने 10 साल में किया है। तो ये जो 3-4 सेक्शंस हैं, उनमें से एक और बड़ा खतरनाक सेक्शन है। और वो सेक्शन है जो मीडिया के अंदर शामिल है, जो जुडिशरी के अंदर है, जो हमारी जो जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर है, जिसने इनके साथ मिल के जुर्म किए इन 10 सालों में। वो मुजरिमों का सेक्शन है। उनको मालूम है कि ये उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। उन्होंने वायलेट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार इनके साथ मिल करके। उन्होंने सारे के सारे षड्यंत्र रचे हैं, इनके साथ मिल करके। ये सेक्शन सबसे ज़्यादा खतरनाक सेक्शन है इस वक़्त, और ये अपनी जान लगा देगा। मेरा मानना ये है कि पूरी तरह से कोशिश करेगा कि मोदी और अमित शाह वापस आ जाएँ। ये बेईमानियाँ साथ मिलके करेगा, ये ढोल बजाएगा, ये ऐसे फैसले देगा जिससे कि उनको फ़ायदा हो। ये सब कुछ इस बीच में लगातार होगा। ये सुनवाई नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोग थर-थर काँप रहे होंगे कि जब दूसरी सरकार आ जाएगी तो वो क्या करेगी इनके साथ, अगर वो षड्यंत्र में शामिल हैं। जिस तरह हमें दिखाई दे रहा है कि अमित शाह के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर गुंडागर्दी की गई, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, पुलिस स्टेशन में उनके पैम्फलेट्स बाँटे गए और गुंडों को छोड़ा गया और लोगों को वोट नहीं करने दिया गया। ये सेक्शन जो है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है और इसमें हमें नज़र रखने की ज़रूरत है इस इलेक्शन में। ये इलेक्शन को ही सैबोटाज करेगा और इसलिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मैं इनकी घबराहट को, आपने घबराहट का ज़िक्र किया था कि ये घबराए हुए दिखाई देते हैं। ये क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? हिंदू मुसलमान वाले एकदम से लौट कैसे आए? क्योंकि शुरुआत तो 400 पार से की थी। ये बीच में एकदम से यू टर्न कैसे ले लिया इन्होंने वापस हिंदू मुसलमान के ऊपर?
तो मैं समझता हूं कि ये जो पहला सेक्शन है, जो इनको हमेशा वोट देगा, एक तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा वो सेक्शन जो शर्मिंदा था लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि हमसे गलती हो गई, ये उसके लिए अपील है कि देखो हम वही हैं जो 2014 वाले थे। ये एक दिखाने की कोशिश है और कुछ मीडिया के को ये बताने की कोशिश है कि भाई जो लोग जुर्म में शामिल थे, उनको इस तरह के, मतलब ये इसको अगर हम आर्गुमेंट्स को असलहा मान लें, आर्गुमेंट्स को हम आर्म्स मान लें, तो भाई ये आर्म्स बाँटो। ये चाकू, ये तलवारें, जो ज़बान की तलवारें, ज़बान के चाकू हैं, ये बाँटो लोगों के बीच में। तो ये घबराहट कि एकदम से बदलाव आ गया है 2 महीने के अंदर और इनकी तैयारी नहीं थी इस बदलाव के लिए, वो घबराहट की वजह भी है और इन लोगों को बचाने की कोशिश भी है। ये जो हो रहा है काज़मी साहब हमारी आँखों के सामने, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। वो कोई बहुत सिंपल बात नहीं है। ये पहली बार घबरा इसलिए गए हैं पूरी तरह से कि ये इसके लिए तैयार नहीं थे कि बदलाव इतनी तेज़ी से आ जाएगा और वो लोग जो इनके साथ बह गए थे, नौजवान था उसमें, किसानों का सेक्शन था, महिलाएँ थीं, उसके अंदर वो बेरोज़गार लोग थे, जिनको ये कावड़ में ले जाते थे और फूल बरसाते थे। इस सेक्शन में जो बदलाव आया है, रेहड़ी वाला, स्कूटर वाला, ये जो लोग थे मज़दूर, रोज़ मज़दूरी करने वाले, जब इनको याद दिला दिया है इंडिया अलायंस ने कि भाई देखो, नोटबंदी में तुम्हारे साथ क्या हुआ था और उसके बाद कोरोना में तुम्हारे साथ क्या हुआ था और हम तुम्हें गारंटीज़ दे रहे हैं, वो कहीं ज़्यादा सच्ची गारंटी हैं। अब इन्होंने मोदी की गारंटी वाला ऐड भी हटा दिया। वो भी गायब हो गया है इस वक़्त, क्योंकि जैसा आपसे बात हो रही थी कि अब जो मोदी बोल रहे हैं, उसको ये मान लिया गया है कि वो झूठ बोल रहे हैं। हम्म। पूरे मुल्क में अब ये अलग बात है कि जो गोबर वाला अच्छा अच्छा सेक्शन अच्छा, है। गौर रज़ा साहब, एक एक चीज जो मेरे जहन में आई आपसे बात करते करते, जो बात आपने कही कि ये जो अचानक तब्दीली आई उसके लिए तैयार नहीं थे। आप साइंटिस्ट हैं, समाज को आपने बहुत नजदीक से देखा है। दुनिया के और खित्तों में भी बहुत से ऐसे तजर्बे हैं कि अगर अगर मीडिया सरकार की गोद में बैठ जाए और सच्चाई बताना बंद कर दे, जब कभी वो सच्चाई वापस किसी भी तरह से उससे पर्दा हटता है, तो ऐसा लगता है कि साहब अचानक तब्दीली आ गई, जबकि वो अचानक नहीं होती। वो पहले से अंडर करंट्स होती हैं जो जाहिर होने लगती हैं। आपको सही। ये नहीं लगता कि क्या इस वक्त जो मीडिया जो पर्दा डाले हुए चल रहा था, एक बिल्कुल टेंट, एक तरह से उन्होंने तंबू लगाया हुआ था सरकार के चारों तरफ, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं उसमें सुराख होने लगे सोशल मीडिया के जरिए, या कोई कोई टीवी चैनल भी कभी कभी कुछ एक आध सच बोलने लगा, तो ये अचानक तब्दीली इन्हें महसूस हो रही है। उन्होंने भी अपने आंखों पे क्योंकि पट्टी बांधी हुई थी, वो चीजें देखना ही नहीं चाहते थे हकीकतें, अब वो हकीकतें सामने आ रही हैं। और ये 4 जो अभी तक मरहले हुए हैं वोटिंग के, उनमें बहुत कुछ खुल के आया। क्या आप मेरी इस बात से आप मुत्तफिक है? क्या बिल्कुल ऐसा ही है? मैं आपकी बात से पूरी तरह से मुत्तफ़िक हूँ। बस उसमें यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया के हर तानाशाह के साथ ये हुआ है। हम्म। जैसा आपने कहा कि दूसरे मुल्कों का भी तजुर्बा है, दुनिया के हर तानाशाह के साथ ये हुआ है कि वो जब ढिंढोरा पिटना शुरू होता है और मीडिया उसके उसके उसका एक भोंपू बन जाता है, तो फिर वो उसे खुद ये यकीन हो जाता है कि वो कभी नेस्तो-नाबूद नहीं हो सकता। हम्म। वो है ना, हबीब जालिब का शेर कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था,
उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। ये चीज सिर्फ दूसरे मुल्कों में नहीं, हमने अपने मुल्क में भी देखी है। इंदिरा गांधी को जिस तरह से लोगों ने हटाया, उनको भी यकीन था कि कभी नहीं हट सकते, और उसी तरह से वाजपेयी को हटाया कि यकीन था उन्हें, शाइनिंग इंडिया हो रहा है, अब कोई परेशानी नहीं है, अब तो हम वापस आ ही रहे हैं, और उनको एक तरफ किनारे लगा दिया गया। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है काज़मी साहब, एज ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मैं समझता हूं, एज ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ साइंस था, लेकिन जाहिर है कि वो वाइडर एरिया है, कि लोग जब बह जाते हैं, और बह गए थे, मुझे इसमें कहने में कोई परेशानी नहीं है कि इनके पीछे लोग बह गए थे। 37% जनता ने इनको वोट दिया ही दिया था, तो वो बहुत बड़ा नंबर था इस मुल्क में, तो लोग बह गए थे। लेकिन लोगों को एक अंदाजा होता है फिर अपनी रियलिटी का भी। यानी कल मैं ये एग्जाम्पल दे रहा था कि आप 3 घंटे फिल्म तो देखते हैं, और वहां ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी बिल्कुल अलग है आपकी, और जिंदगी से आप बिल्कुल अपनी रियलिटी से बिल्कुल कट जाते हैं, और वो डायलॉग के ऊपर आप ताली बजाते हैं। जब कोई कहता है कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, तो आप ताली बजाते हैं। जब आप वीरू से टक्कर की सुनते हैं तो आप ताली बजाते हैं। तो वहां आप पूरी तरह से कटे हुए होते हैं अपने समाज की रियलिटी के साथ। लेकिन जब वो 3 घंटे की फिल्म से हॉल से बाहर निकलते हैं, तब फिर आप रियलिटी में एंटर हो जाते हैं दोबारा से। तो ये आदमी, जिसको हम मोदी कहते हैं, वो एक्टिंग करके लोगों को 3 घंटे तक तो कर सकता है एंटरटेन, लेकिन रियलिटी एक तरफ उसके साथ अवाम की टक्कर शुरू हो जाती है। यानी मंदिर 370 ये वो, अब आदमी सोचता है मेरा क्या फायदा हुआ, 370 हट गया, ये तो कह रहे थे जमीनें मिल जाएंगी, मुझे तो 1 इंच नहीं मिला। वो मंदिर बन गया, मैं तो वहां कभी जा भी नहीं पाऊंगा, और चला भी गया तो क्या मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी उससे? मुसलमानों को मार दिया, लिंचिंग कर दी, मेरा क्या फायदा हुआ? ये जो रियलिटी है, ये जब सामने आनी शुरू होती है, तब कम्युनिकेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, वो कहीं एक चिंगारी की तरह से निकलता है और लोगों के बीच फैल जाता है। मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है, जिसे गुलाम मीडिया मैं कहता हूं, गुलाम मीडिया कुछ भी कहता रहे, वो एक चिंगारी निकलती है कहीं से, कोई एक आदमी, वो रवीश कुमार हो, वो कोई और उस तरह का, वो एक कमेंट करता है, वो 15 मिनट बोलता है, और वो चिंगारी की तरह से पूरे मुल्क में फैल जाता है। ये फिनोमेना हमको दिखाई देने को मिला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये प्रोसेस लंबा था। वो फिल्म का जो 3 घंटे वाली थी, उसके डायलॉग्स का नशा चल रहा था, लेकिन वो नशा धीरे धीरे टूट भी रहा था, और जब वो टूटने के करीब था, उस वक्त एकदम से फ्यूज उड़ जाता है। ये बदलाव जो हुआ, इसने इन्हें बौला दिया, इनको अंदाजा ही नहीं था। यानी जिस तरह से थिएटर में अंधेरा रख करके दुनिया से आपको काट दिया जाता है, तकरीबन इसी हालत में मोदी ने पूरे मुल्क को रखा, मीडिया को अपने कंट्रोल में रख करके। अच्छा, हमारे पास अब वक्त जरा बहुत ही कम रह गया है। आप ये बताइए कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, जैसे कि अभी इम्कान नजर आ रहे हैं, यकीन से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी ईवीएम और क्या क्या बहुत सी चीजें बीच में अभी बाकी हैं, तो आपको क्या उम्मीदें हैं? हालांकि उस पर हल्का सा कुछ आप कह चुके हैं कि बदला लेने के वाले रास्ते पे ना जाएं और मुल्क की तरक्की के लिए करें। आपको क्या कुछ लगता है राहुल गांधी के मूड के हिसाब से, जिस तरह से वो सभी इश्यूज को, अडानी अंबानी को बिल्कुल मजबूती से छेड़ रहे हैं, जहां भी जाते हैं उन चीजों को याद करते हैं और नौजवानों से कनेक्टेड है, आपको क्या लगता है कि अगर सरकार बदलती है, इंडिया अलायंस की आती है,
तो क्या कुछ तब्दीलियां कुछ हो सकती हैं? क्या इम्कान है? लोगों को कितनी उम्मीद करनी चाहिए? मेरा मानना यह है कि एक बहुत बड़े सेक्शन का जो इस बीच में स्ट्रगल करता रहा है और संविधान को बचाने की कोशिश और हमारे देश में डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश करता रहा है, उस सेक्शन का काम बहुत बढ़ जाएगा। हम्म, उसको ये दबाव डालना पड़ेगा, जो भी सरकार आती है उसके ऊपर लगातार, कि संविधान को वापस एस्टैब्लिश करो और सिर्फ किसी एक सेक्टर में नहीं। इन्होंने तो सारे दरवाजे खोल दिए ना, इन्होंने सारी सीमाएं लांघ ली, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, इकोनॉमी हो, लीगल स्ट्रक्चर हो, हमारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हो, हमारा मीडिया का जो हाल किया है इन्होंने, ये सारे के सारे सेक्टर्स इन्होंने खोल दिए हैं। आरटीआई को डाइल्यूट कर दिया है, जंगल के बिल को डाइल्यूट कर दिया है, किसानों को का जो हाल किया है, ये सारे सेक्टर्स में हमारे जैसे लोगों का काम बहुत बढ़ जाएगा। और मुझे लगता है कि इस जिम्मेदारी को निभाने की अगले 5 साल बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी, वरना 5 साल बाद ये लौट के आएंगे और विद वेंजेंस लौट के आएंगे। हम्म, अगर सरकार बन गई और आपने काम नहीं किया और आपने वापस जो अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रीस्टैब्लिश नहीं किया, तो ये विद वेंजेंस लौट के आएंगे और पूरी तरह से ये इस मुल्क को तहस-नहस कर देंगे। क्योंकि फिर ये कहा जाएगा कि देखिए साहब, इनके बस का नहीं था, अब हमें फिर से चलाने दीजिए आप। तो ये बहुत ही बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। जितनी तबाही हुई है उसको वापस रिस्टोर करना, यानी जो संविधान और प्रजातंत्र जिसे कहना चाहिए, चूंकि कितनी असेंबलियां हैं जिन्हें तोड़ा है, सरकार बनाई है, कमल ऑपरेशन हुआ है, बहुत सी चीजें देखी है, सभी को वो याद रखनी भी चाहिए। अच्छा, आखिरी एक सवाल, चूंकि आप बहुत पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं चीजों को, दुनिया की तारीख भी देखी है, और इस वक्त दुनिया में दो वाकयात एक साथ हो रहे हैं। एक, चूंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर जो इजराइल फिलिस्तीन वाला मामला हुआ है, वहां नेतन्याहू मुसलसल दिन ब दिन कमजोर होते नजर आ रहे हैं, और अब अमेरिका भी उन्हें कह रहा है कि खामोश हो जाओ। अब उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को उनके खिलाफ बाकायदा बोलने के लिए तैयार कर लिया है। और अब वहां के इतामर बिन गवीर कह रहे हैं कि साहब हम पंचिंग बैग हो गए हैं, रोजाना लेबनान की तरफ से हम पर हमले होते हैं। वही आदमी है ये जो मस्जिद अल अक्सा में हर 2 महीने में जाकर के घुस जाता था अपने लोगों के साथ। इस तरफ यहां आरएसएस बीजेपी कमजोर होती नजर आ रही है, यानी जायनिज्म और आरएसएस जो नजरियाती तौर पर एक ही पेज पर हैं, खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ। अब आपको इस किस्म के शिद्दत पसंद नजरियात का फ्यूचर क्या लग रहा है? मेरा मानना यह है कि अगर सरकार यहाँ पे बदलती है, तो हम ज़ाहिर है कि इज़राइल के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देंगे दुनिया को। अभी तक उसको दबा करके रखा गया है, अभी तक लोगों को डरा करके रखा गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि इज़राइल के खिलाफ हिंदुस्तान में उस तरह के शायद डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, जिस तरह के दुनिया के और देशों में हुए हैं। एक तरफ तो ये बात है, जिसका मतलब ये है कि फैशिज्म इज़राइल का हो या किसी और मुल्क का हो या हमारे मुल्क का हो, उसको कमज़ोर करने वाली ताकतें फिर से वापस लौट के कम से कम हमारे मुल्क में आएँगी, जिसका असर दुनिया के और मुल्कों के ऊपर भी पड़ने जा रहा है। ये दुनिया इस वक़्त कनेक्टेड दुनिया है। ये ऐसा नहीं है कि अब से 50 या 100 साल पहले वाली दुनिया हो, जिस दुनिया के अंदर एक जगह अगर कुछ होता था तो अगले दिन खबर पहुँचती थी या उससे और अगले दिन खबर पहुँचती थी और फिर लोग तैयारियाँ करते थे एक-दूसरे को सपोर्ट करने की। मेरा मानना ये है कि सीएए मूवमेंट ने हमें ये बहुत अच्छी तरह दिखा दिया था कि अगर चिंगारी एक छोटी-सी जगह, दिल्ली की एक नन्ही-सी जगह पे चिंगारी उगेगी, तो वो पूरी दुनिया में फैल सकती है। तो ये जो
फैशिज्म की आइडियोलॉजी है। हिंदुस्तान में अगर बीजेपी हारती है तो इसको दुनिया के फैशिज्म की आइडियोलॉजी को भी धक्का लगेगा। नेतन्याहू अपने यहाँ और कमजोर हो जाएंगे। मेरा यकीन है कि नेतन्याहू जैसे लोग, और खास तौर से नेतन्याहू, अपने मुल्क में भी कमजोर हो जाएंगे और हिंदुस्तान का एक रोल होगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पीस हार्मनी को इस्टेब्लिश करने का। वो चाहे रूस और यूक्रेन की वॉर हो और या फिर इजराइल का हमला हो या मसैकर हो, इसको हम शायद फिर कहीं ज्यादा मजबूती के साथ साउथ अफ्रीका के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने फिर से कोर्ट का इस्तेमाल किया है, इंटरनेशनल कोर्ट का इस्तेमाल किया है, और उसकी वजह से नेतन्याहू और ज्यादा कमजोर हो गए हैं, या यूनाइटेड नेशंस में जो अभी उनके खिलाफ पास हुआ है और इजराइल को और फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने वाला रेजोल्यूशन पास किया गया, ये सारी चीजें जो हैं इन पे असर पड़ने जा रहा है। तो मुझे बहुत उम्मीद है इस बात की कि अगर बदलाव आता है तो हम जैसे लोगों का काम तो बढ़ जाएगा, पर वो काम ऐसा होगा जिसका असर पॉजिटिव होने जा रहा है। अभी तक हम रेजिस्ट खाली कर रहे थे, लेकिन शायद आने वाले वक्तों में हमारे जैसे लोग कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इजराइल में भी मांग हो रही है कि सितंबर तक वहां इलेक्शन होने चाहिए। नेतन्याहू के खिलाफ वहां पर आवाजें मजबूती से उठ रही हैं। अगर यहां मोदी गए तो वहां वो भी जाएंगे और शायद दूसरे और मुल्कों में भी, जैसा कि गौहर रजा साहब ने कहा, असर पड़ेगा। जो फासिज्म है वो कमजोर होगा। मैं समझता हूं इंसानियत के लिए, इंसानियत को दुनिया में मजबूत करने के लिए अब मोदी जी का हारना जरूरी हो गया। इसका यह भी एक नतीजा निकाला जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया पर असर होगा इसका। और मैं समझता हूं दर्शकों के लिए इस बातचीत में बहुत सी चीजें समझने की थी, बहुत गहराई से। और गौहर रजा साहब ने जो बातें जिस तरह से रखी, 4 सिनेरियोज रखे, और जिसका नतीजा ये निकला कि मोदी और अमित शाह नहीं आने वाले, उसके बाद बड़ी तब्दीलियां तो जरूर होंगी। क्या कुछ होंगी आने वाला वक्त बताएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।